कांग्रेस को मौतों के पीछे साजिश की बू आ रही है। लिहाजा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक न सुनने के बावजूद एक बार फिर सीबीआई जांच की मांग दोहरा रही है। झाबुआ में रिपोर्टर की मौत और दिल्ली में जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन की मौत से सरकार बैकफुट पर है, तो वहीं सागर में एक एसआई की खुदकुशी को विपक्ष ने व्यापम से जोड़ दिया है। तो वहीं सरकार ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर लाशों पर सियासत करने का आरोप लगाया है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति सवाब पर है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि संदिग्ध मौत संयोग या साजिश। व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाले की जांच पर उठ रहे सवालों में कितना दम और कब तक सामने आएगा व्यापम घोटाले का सच, जनता मांगे जवाब में आज जांच पर आंच पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। पत्रकार अक्षय सिंह की मौत मामले में सीएम शिवराज ने एसआईटी प्रमुख को लिखा पत्र। एसआईटी ने कहा जल्द तय होगी जांच की दिशा। व्यावसायिक परीक्षा मंडल मामले को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। भोपाल में बीजेपी सरकार का फूंका पुतला। जबलपुर में राज्य मंत्री शरद जैन के बंगले के बाहर प्रदर्शन। सत्यदेव कटारे ने कहा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो जांच। सागर में ट्रेनी एसआई की मौत पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का बयान। हर मामले को व्यापम से न जोड़े विपक्ष। आईजी की सफाई। पारिवारिक कलह में अनामिका कुशवाहा ने दी जान। बीजेपी अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान का पलटवार। कहा सीएम को हाई कोर्ट से मिल चुकी है क्लीन चिट। फर्जी है आरोप लगाने वाले दिग्विजय और प्रशांत पांडे। रायपुर में डिजिटल इंडिया वीक का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने किया डैशबोर्ड और कैंपस कनेक्ट पोर्टल का शुभारंभ। 6 स्थानों पर वाईफाई की भी हुई शुरुआत। मानसून सत्र से पहले छत्तीसगढ़ के विधायकों को लगेगी पाठशाला। 3 दिनों तक पढ़ाया जाएगा संसदीय परंपरा का पाठ। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन समेत कई मंत्रियों का होगा संबोधन। विधानसभा सचिवालय फर्जी नियुक्ति मामले में फरार 9 आरोपियों के खिलाफ 2-2 हजार के इनाम घोषणा। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने किया ऐलान। छत्तीसगढ़ में अफसरों के बीच छिड़ी अहम की लड़ाई। 2 आईएफएस अफसरों ने मुख्य सचिव पर जान के खतरे का लगाया आरोप। सीएस विवेक ढांड ने कहा मर्यादा में रहे अधिकारी। गाड़ी पर पीली बत्ती लगाने की खबर दिखाने पर भड़के नेताजी। जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने शाजापुर न्यूज एक्सप्रेस आशीष खन्ना और एक अन्य पत्रकार को दी जान से मारने की धमकी। और जांजगीर चांपा में ट्रैक्टर ट्राली चोर गिरोह का भंडाफोड़। 3 बदमाश और 6 खरीदार गिरफ्तार। 6 ट्रैक्टर ट्राली भी जब्त। This program is sponsored by CXCT, co-sponsored by ISEC University and LNCT Group. तो कुछ दिन पहले सूबे के गृह मंत्री ने दार्शनिक अंदाज में कहा था जो आया है वो जाएगा, कोई जेल में तो कोई रेल में। सच है, गीता का सार भी यही है। मौत अटल सत्य है, लेकिन अगर मौत शक पैदा करे तो सवाल उठना लाजमी है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाले में 2500 से ज्यादा आरोपी हैं। करीब 2000 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मंत्री से लेकर अफसर तक जेल की हवा खा रहे हैं। हाई कोर्ट की गठित एसआईटी की निगरानी में एसटीएफ जांच कर रही है, लेकिन कांग्रेस जांच से संतुष्ट नहीं है। जांच पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। खुद सीएम शिवराज भी कांग्रेस की मांग पर कह चुके हैं कि मामला कोर्ट की निगरानी में है, लिहाजा अगर कोर्ट चाहे तो सीबीआई को जांच सौंप सकता है। तो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े व्यापम फर्जी घोटाले से जुड़े लोगों की एक के बाद एक मौत सवाल खड़े कर रही है। मौतें सहयोग या साजिश, यह जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन इससे कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा हाथ जरूर लग गया है। कांग्रेस के प्रदर्शन की ये तस्वीरें राजधानी भोपाल की हैं।
वही भोपाल जिसकी पहचान कभी भोपाल गैस त्रासदी से होती थी, अब व्यापम घोटाले से होती है। घोटाला जो किसी त्रासदी से कम नहीं है। 30 साल पहले गैस त्रासदी में करीब 25,000 लोग मारे गए थे। व्यापम घोटाले ने लाखों छात्रों की प्रतिभा का कत्ल किया है, नाइंसाफी की है। उन्हें मलाल रहेगा काबिलियत के बूते सरकारी नौकरी ना पाने का। वैसे तो व्यापम का जिन्न चिराग के भीतर ही था, लेकिन एक दिन के भीतर 2 मौतों ने फिर से पारा गर्म कर दिया है। व्यापम के राज खंगालने गए आज तक के रिपोर्टर अक्षय की झाबुआ में मौत और जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन की दिल्ली में मौत से कांग्रेस को सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। भोपाल से दिल्ली तक सियासत गरमा दी। खुद सीएम शिवराज को सामने आना पड़ा, दलील देना पड़ी कि उन्होंने खुद घोटाले को उजागर किया है। ऐसे में उन पर शक करना बेमानी है। व्यापम के मामले को उजागर करने वाला, जैसे ही जानकारी मिली कि कुछ गड़बड़ हो रही है, उसकी जांच करवाने का फैसला मेरा था। शायद ये बहुत कम बार हुआ होगा। अक्सर अगर कोई जांच होती है तो तत्काल जो घटना होती है उसकी जांच होती है, लेकिन मैंने आगे बढ़ के कहा कि नहीं, इसकी गहराई में जाएं और जितने भी तथ्य सामने लाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा दिलाया कि वो इस मामले की एसआईटी से जांच कराने को लेकर एसआईटी को पत्र लिखेंगे। लेकिन इस बीच सागर में ट्रेनी एसआई की खुदकुशी ने एक बार फिर कांग्रेस को हमलावर कर दिया। अनामिका कुशवाहा की खुदकुशी की वजह जो भी हो, लेकिन कांग्रेस ने इसे व्यापम घोटाले से जोड़ते हुए सीबीआई जांच की मांग दोहराई। वहीं सीएम शिवराज ने पलटवार करते हुए कहा कि हर मौत को व्यापम से जोड़ना ठीक नहीं है। कोई भी मृत्यु होती है नीचे करो माइक, वो दुखद है, त्रासदपूर्ण है, लेकिन जहाँ तक सागर की जिस मृत्यु की आप बात कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि उस दुखद घटना का व्यापम या व्यापम की जांच से कोई संबंध नहीं है और हर ऐसी दुखद घटना को व्यापम से जोड़ना न्याय संगत भी नहीं। व्यापम मुद्दा कांग्रेस के लिए संजीवनी से कम नहीं। लगे हाथ पीसीसी चीफ ने प्रदेश में जन आंदोलन और महाबंद का ऐलान कर दिया, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे ने एसआईटी की निगरानी और एसटीएफ की जांच को नाकाफी बताते हुए सीबीआई को केस सौंपने की मांग की। तमाम उन संगठनों से बात कर रहे हैं, प्रेस के, मीडिया के, लॉयर्स के एसोसिएशन से, विद्यार्थियों के एसोसिएशन से, सीनियर सिटीजन के एसोसिएशन से, उनसे हमारी वार्तालाप चल रही है और हमने उनसे आह्वान किया कि आप सब लोग मिलकर हमारे इस महाघोटाले में, इस प्रदेश को बचाने में हमारी मदद करें और बहुत ही शीघ्र हम लोग मध्य प्रदेश बंद का आह्वान करने वाले हैं और उसकी तारीख भी जैसे हमारी जब सबसे चर्चा हो जाएगी वो आपके समक्ष हम लोग रखेंगे और विधानसभा सत्र के दौरान भी कांग्रेस पार्टी का एक प्रदर्शन यहाँ भोपाल में होगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं। अब जज देखिए, हाई कोर्ट होता है, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं, कहना कुछ नहीं चाहते। अपनी भावनाएं यही व्यक्त कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में न्याय की उम्मीद टूट चुकी है और मध्य प्रदेश अराजकता में झोंक दिया गया है। इसलिए मध्य प्रदेश को बचाने के लिए जरूरी है कि ये जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कोई एजेंसी करे, चाहे सीबीआई करे चाहे एसआईटी करे। कांग्रेस के हमलों के बाद सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा सामने आए। उन्होंने व्यापम फर्जीवाड़े में हो रही संदिग्ध मौतों पर सरकार का जोरदार तरीके से पक्ष रखा। सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हर मौत दुखद होती है, लेकिन वो संदिग्ध हो ऐसा नहीं। वहीं वन मंत्री ने कहा कि कांग्रेस लाशों पर राजनीति कर रही है। जो भी डॉक्टर यहाँ भी पोस्टमार्टम कर रहा है या कोई मेडिकल रिपोर्ट दे रहा है तो उस पर विश्वास करना पड़ेगा। ये आज मैंने अखबार में पढ़ा कि श्री दिग्विजय सिंह जी ने ऐसी बात कही है कि गुजरात के डॉक्टरों पर भी विश्वास नहीं है। मुझे इस पर घोर आपत्ति है और ये इस तरीके से एक डॉक्टर और चिकित्सक समुदाय का एक बहुत बड़ा घोर अपमान। कांग्रेस का एक मित्र सगल रहा है कि वो लाशों पर राजनीति करती रहती है और इसलिए आप देख रहे होंगे कांग्रेस
लेकिन लंबे समय से हर मौत को व्यापम से जोड़ने की कोशिश कर रही है। मौत कोई भी हो दुखद होती है। व्यापम घोटाले की जांच पर उठ रहे सवालों में कितना दम है ये कहना मुश्किल है, लेकिन संदिग्ध मौतों ने कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा जरूर दे दिया है। हाईकोर्ट की निगरानी में एसटीएफ जांच कर रही है, लेकिन जांच से विपक्ष मुतमईन नहीं है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या जांच पर आज सही है? भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्यविजय सिंह, सुधीर टंडोतिया के साथ अनिल सिंह कुशवाहा। तो जब व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाले से जुड़े आरोपियों की जान जाए, जांच पर घोटाले से जुड़े लोगों की संदिग्ध हालत में हो मौतें, तो सवाल उठते। व्यापम घोटाले की जांच पर उठ रहे सवालों में कितना दम? संदिग्ध मौत संयोग या साजिश? कब तक सामने आएगा व्यापम घोटाले का सच? तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का समूह मौजूद है, जिनकी इस घटनाक्रम पर शुरू से ही पैनी नजर रही है। हमारे साथ होंगे श्री राजेश सिरोठिया जी। सिरोठिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री राघवेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ होंगे श्री विनोद तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हमारा राजेश जी आपसे है कि जो भी राजनीति हो रही है, या हमने आपको 3 सवाल स्क्रीन पे दिखाए, उसमें पहला सवाल ये था कि ये साजिश है या संयोग है? ये जहाँ तक साजिश या संयोग की बात है, इसके हमें सब्र करना चाहिए उसके डिटेल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने तक। अब कौआ कान ले गया, ये देखिए विपक्ष का काम है, उनको सत्ता पक्ष को घेरने का काम है। मैं तो अपने पत्रकार साथियों से बात कहता हूँ कि कम से कम आप अपने भरोसे और साख को किसी की भी जो है उसकी बलि पर नहीं चढ़ाएं, अपनी साख का फिक्र करें। और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो तय है, सीआरपीसी में तय है, आईपीसी के तहत तय है, जो जांच एजेंसी है, एफएसएल की लैब है, विसरा रिपोर्ट है, आप देखें तो कुछ आप अगर कोई चीज नई निकाल के लाए तो अपना क्रिएट करें। सिर्फ ये व्हाट्सएप और सोशल मीडिया और सब इस चीजों पे चल के मैं कम से कम अपने पत्रकार बंधुओं से तो यही गुजारिश करूंगा कि वो नाप तोल कर, जैसे आज सुबह से ही मैं भी सारे घटनाक्रम को देख रहा था। आज 2 मौतों का मामला है। सुबह सागर में जो एक महिला आरक्षक उप निरीक्षक का मामला है, मैं तुरंत उसका पता किया तो पता ये चला कि वो चूंकि शादी के दोनों अंबा तहसील की हैं रहने वाले, दोनों उसके पति पत्नी दोनों। हाँ, उसका पति जो है वो झांसी में आईसीआईसीआई में नौकरी करता था। उसकी शादी हुई, शादी के बाद उसका जो है थानेदारी में भर्ती हो गई। उसके बाद में एक ईगो क्लैश जो शुरू हो गया दोनों के बीच में। जो प्राथमिक तौर पर जो चीजें आ रही वो यही आ रही कि वो बार बार उनको ताने मारता था कि तुम जो है अब तो अफसर हो गई हो और मैं तो प्राइवेट नौकरी में हूँ, वो झांसी में, ये सागर में, ये तमाम चीजें। अब और भी क्या पहलू, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो पुलिस जो प्रारंभिक तौर पर जानकारी दे रही यही सही है, लेकिन ये व्यापम से उसका लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि ये व्यापम में जब नितिन महेंद्रा और पंकज त्रिवेदी के गिरफ्तार हो जाने के बाद जब व्यापम की जो परीक्षा हुई उसमें सिलेक्ट हुई है, वो भी ताजे बैच में सिलेक्ट हुई, तो हमें फैक्ट दिख रहा है ना कि ये जो भर्ती की जिस दौर में घोटाले की बातें सामने आई है उस दौर की नहीं है ये भर्ती महिला। तो ये हमें सोचना पड़ेगा इसको। ऐसे शाम की जो बात आई कि उसमें ये बता दिया कि साहब 3 उसके सहयोगी, टीकमगढ़ में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन इसके सहयोगी थे जो मारा गया सिपाही जिसने सुसाइड किया है या जिसकी मौत हुई है उसका सहयोगी था, ये बात तो कहीं से भी नहीं है। तो ये फैक्ट को तोड़ फोड़ के डिस्टॉर्ट करके कोई अपने राजनीतिक हित साधना चाहता है वो साधे, लेकिन हमारे पत्रकार बिरादरी को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। और जो एक पासिंग रिमार्क्स, कमेंट्स और इन सबसे होना कुछ नहीं है, कल को सत्यता तो सामने आएगी और उसमें पता चलेगा। फिर जब सबकी साख का आकलन होगा तो आदमी को इस बात की चिंता करके चलना चाहिए कि वो, चूंकि देखिए पत्रकार भी एक सजग प्रहरी है समाज के बीच में, उसका काम समाज को सही जानकारी से अवगत कराना है, भ्रमित करने का काम हमारा नहीं है। ये काम हमें देखना चाहिए। राजेश जी, हम आपके पास फिर से आएंगे। विनोद जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से सवाल विपक्ष उठा रही है, जांच में आंच आ रही है विपक्ष के अनुसार, तो क्या लगता है आप इसमें कितना दम है? देखिए त्रिपाठी जी, कांग्रेस का जहां तक सवाल है, मध्य प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में है और कोशिश कर रही है अपने सर्वाइवल की। हालत यह है कि जो जांच चल रही है, जिस दिशा में चल रही है, मैं नहीं समझता कि वो गलत दिशा है। हाईकोर्ट की निगरानी में अगर कोई जांच चल रही है किसी विषय पर,
जिस मामले में 2500 से ज़्यादा अभियुक्त अभी तक सामने आ चुके हैं, 500 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है। ऐसे में ये कहना, अब मुझे तो आज सत्यदेव कटारे के बयान पर बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने अपरोक्ष रूप से उच्च न्यायालय की विश्वसनीयता को भी संदिग्ध करार दे दिया। ऐसा लग रहा है उनकी भाषण से, उनकी बातचीत से, उनके आरोप से कि मध्य प्रदेश की सरकार और हाईकोर्ट दोनों संलिप्त हो गए हैं इस मामले में किसी व्यक्ति को बचाने के लिए, और वो आरोप सीधा सीधा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के ऊपर है। ठीक है, एक बात यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार में अगर पिछले 10 सालों में ये घोटाला उजागर हुआ है, तो अगर घोटाला भाजपा की सरकार में हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन भी भाजपा की सरकार में हुआ है। 2500 लोग भी भाजपा की सरकार में ही आरोपी बनाए गए, 500 लोग भी भाजपा की सरकार में ही जेल के अंदर हैं, जिनमें एक मंत्री, पूर्व मंत्री भी शामिल है। और इसके अलावा जो बड़े बड़े लोग जिनको उस पूरे आरोपों में माफिया कहा जा सकता है, जिनमें नितिन महेंद्रा है या पंकज त्रिवेदी हैं या सुधीर शर्मा, तमाम तरह के लोग हैं जो बड़े बड़े बिग बॉल कहलाते हैं, और सरकार में अच्छा खासा दखल रखते थे। जी बिल्कुल, सरकार उनसे चल रही थी एक तरह से, ये कह सकते हैं हम पीछे से, कई विभाग उनके इशारों पे चल रहे थे। ऐसी स्थिति में हम ये कहें कि साहब हाईकोर्ट की निगरानी में जो कार्रवाई चल रही है वो बिल्कुल ही गलत है और सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। हम कह रहे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी भी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट जैसी संस्था पर प्रश्न लगाना, उसकी संलिप्तता परोक्ष रूप से उजागर करना या उस पर आरोपित करना, ये ठीक बात नहीं है। बिल्कुल विनोद जी सही कहा। राघवेंद्र जी, 2 सवाल हैं आपसे यहाँ। पहला, ये संयोग हो सकता है जो व्यापम से जुड़े आरोपी हैं उन्हीं की मृत्यु ज्यादा से ज्यादा, जिस तरह आंकड़े पेश किया जा रहे हैं, कोई 43 कर रहा है, कोई 25 कर रहा है, कोई 22 कर रहा है। एक तो ये है। दूसरा ये कि क्या आपको लगता है जिस दिशा में जांच चल रही है, जिस तरह से जांच हो रही है, विपक्ष एक तरफ आरोप लगा रही है, तो ये कब तक इसका निर्णय आ पाएगा, कब तक जांच हो पाएगी, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि ये जांच अब धीरे धीरे माने जो न्यायपालिका है उसको संदिग्ध बनाकर सीबीआई की तरफ जा रही है। जी। अब आप देखिए कि जो बयान कल और आज में आए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के हों या गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के हों, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अगर कोर्ट चाहेगा तो सीबीआई की जांच के लिए सरकार तैयार है। लगभग यही लाइन शिवराज सिंह चौहान की है कि भाई मामला कोर्ट की निगरानी में जांच का चल रहा है, अगर कोर्ट चाहेगा तो हम सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इस पूरे मामले को कोर्ट की निगरानी से खींचकर सीबीआई के पाले में डालना चाहती है। और उसके बाद जो हम पत्रकारिता के नाते सोचते हैं कि अगला उसका जो आरोप होगा, हालांकि ये सवाल भविष्य का है, लेकिन वो ये कह सकते हैं कि सरकार चूंकि बीजेपी की दिल्ली में और सीबीआई भी अब इसकी जांच ठीक से नहीं कर रही है, क्योंकि जब कोर्ट की तरफ इशारा हम करते हैं, उंगली उठाते हैं, उस पर सवाल करते हैं, तो सीबीआई तो बहुत मामूली चीज सवाल करने के लिए उस पर सवाल होते रहे हैं और उसके बारे में कहा जाता रहा है कि वो अक्सर सरकार के इशारे पर जांच करती है, चाहे वो मामला नरसिम्हा राव की सरकार का हो या उसके पहले का या उसके बाद का। हम सब लोगों ने बहुत सारी खबरों को देखा है। मुझे लगता है कि ये मामला अब पॉलिटिकल हो गया है। कांग्रेस का ये मानना रहा होगा, बातचीत में वो कहते भी थे कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां 2 पार्टी सिस्टम है, या तो बीजेपी सरकार में आएगी या कांग्रेस सरकार में आएगी, तीसरी पार्टी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन लगातार 3 चुनाव हारने के बाद अब कांग्रेस का धैर्य टूट रहा है, उसकी सांसें फूल रही हैं, उसको लग रहा है कि अगर चौथा चुनाव हम हारे तो फिर कांग्रेस के लिए यहाँ कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। मुझे लगता है कि उनका एक उद्देश्य है इस व्यापम के बहाने कि बीजेपी की सरकार पर ऐसा दाग लगाया जाए जो कभी धुले ना, और व्यापम उसके लिए उनके लिए बहुत अच्छा हथियार है और उसी हथियार पर वो लगातार अब धार कर रही है और उस धार के लिए जो लगातार मौतें हो रही हैं वो पानी का काम कर रही है, जिससे उसकी धार तेज हो रही है। बिल्कुल राघवेंद्र जी, हम राजेश जी आपसे हम फिर से लेंगे, एक टिप्पणी लेंगे आपसे, लेकिन उसके पहले विनोद जी, तो क्या भी माना जाए जिस तरह राघवेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि कल सीबीआई की भी ठीक है जांच हो जाए, जैसा कि आपने कहा कि जब हाई कोर्ट के जांच पे अगर उंगली उठाई जा रही है अप्रत्यक्ष रूप से, तो सीबीआई में भी, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो सीबीआई जब जांच करेगी तो उस पर भी उंगली उठेगी। तो मतलब चूंकि इन्होंने, विपक्ष ने तय कर लिया है कि हमें कुछ और आगे करना है, सीबीआई सीबीआई सीबीआई, इसीलिए वो बार बार मांग कर रहे हैं। क्या देखिए त्रिपाठी जी, विपक्ष के पास कोई चारा है नहीं जी। दरअसल जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में व्यापम की जांच का लगभग 80% से ज्यादा काम पूर्ण हो चुका है, बल्कि यूं कहें कि 90% पूर्ण हो चुका है और 10% काम और रह गया है जो पूर्णता की ओर है, और मैं समझता हूँ निकट भविष्य में पूर्ण भी हो जाएगा। ऐसे में चूंकि विपक्ष की ये मंशा है कि वो किसी न किसी तरह अपनी, जैसे राघवेंद्र ने भी कहा कि वो अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश में है, डायलिसिस से बाहर आकर
अपने आप को स्थापित करने की बात सोच रही है, और वो स्थापित करने के लिए उसके पास व्यापम से अच्छा कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन कुछ विषयों पर वो गलतियां कर जाते हैं, और वो गलतियां उनको निश्चित रूप से नुकसानदेह होंगी। खासतौर से कांग्रेस की चूंकि बात चल रही है, यहाँ पर उनके अस्तित्व का संकट है। और जहां तक जांच की बात है सीबीआई की, तो जब जिसकी सरकार रही है केंद्र में, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, और कि वो उस सरकार के हिसाब से ही काम करती है, क्योंकि सीबीआई में भी वही अफसर हैं जो स्टेट में अफसर है। आईपीएस चूंकि यूनियन कैडर होता है, और वो किसी भी स्टेट में जाके अपनी डेपुटेशन पर काम करता है। विनोद जी थोड़ा सा रोकेंगे, एक दर्शक आप लोगों से सवाल करना चाह रहे हैं सिलवानी से, जितेंद्र जी है। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप सवाल करिए। आज हमारे साथ जो अतिथि है निश्चित तौर पे कोई राजनीति से प्रेरित होकर के उत्तर नहीं देंगे, सही उत्तर आपको मिलेगा, मेरा ऐसा दावा है। जी आप सवाल करें। लगता है हमारा तकनीकी कारणों से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी विनोद जी, आप अपनी बात पूरी कर रहे हैं। तो जहां तक सीबीआई से जांच कराने का विषय है, तो ये बात समझ लीजिए कि जिस दिन मान लीजिए केंद्र सरकार ने इस मामले पर सीबीआई की जांच की बात कह दी, तो या कोर्ट ने कह दिया कि सीबीआई से जांच करा लीजिए, कांग्रेस का अगला मुद्दा ये होगा कि साहब सीबीआई तो चूंकि बीजेपी सरकार के विनोद जी, हम एक बार फिर आपको रोकेंगे। हमारे साथ विदिशा से गजेंद्र सिंह है जो अपना सवाल करना चाहते हैं। गजेंद्र जी, आपका स्वागत है। आप सवाल करें हमारे, और आप चाहे तो हमारे किसी भी अतिथि का नाम भी ले सकते हैं। मैं चाहूंगा हमारा मध्य कितना सर्वसार हुआ था उस सारे मामले में कांग्रेस शिवराज सिंह जी। गजेंद्र जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दे, फिर सवाल करें। जी जी सवाल करें गजेंद्र जी। सारे मामले हमारे मध्य प्रदेश जो बदनाम हुआ उसके जिम्मेदार कौन है? जी विनोद जी, आपने हमारे दर्शक का मध्य प्रदेश को बदनाम। जी, हम एक और दर्शक का सवाल ले लें। हमारे सिलवानी से दीपेंद्र जुड़ गए हैं। जी दीपेंद्र जी, आपका स्वागत है, सवाल करें। सर मैं ये बोल रहा हूँ व्यापम में ये हुआ है ये जी, तो ये सर किस आधार पे जी किस माने ये अपना मुख्यमंत्री। आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दे, फिर सवाल करें तो सवाल सुनाई पड़ेगा। हेलो जी सवाल करें। अरे सर मैं ये बोल रहा हूँ ये घटनाएं हो रही हैं दिन पे दिन व्यापम में जी, तो सर हेलो जी जी सवाल करें। लगता है वहाँ नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है, जिसका सवाल नहीं आ पा रहा है। जी कि जो घटनाएं जिस तरह से हो रही हैं, वो घटनाओं पर कब विराम लगेगा और क्यों हो रही हैं घटनाएं, जी कौन जिम्मेदार है इसके लिए। तो जितेंद्र जी, आपको विनोद जी, जितेंद्र के साथ एक और हमारे साथ फिर दर्शक खजुराहो जुड़ गए हैं, राजू खान। राजू खान जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल करें। सर मेरा सवाल ये है जी कि इस देश में, इस प्रदेश में जी कि मतलब सरकार पे विश्वास ही उठता चला जा रहा है, देश पे भी और प्रदेश में भी उसी प्रकार की कोई मतलब जिम्मेवारी भी दिखती है कि हाँ कोई जनता भी कोई चीज है, जनता के लिए सोचना है, बस सिर्फ भ्रष्टाचार, सिर्फ भ्रष्टाचार, सिर्फ भ्रष्टाचार, इसके अलावा कुछ नहीं। जी जी बिल्कुल। विनोद जी, आप जितेंद्र जी का उत्तर देते हैं, फिर हम इनका उत्तर अपने राजू खान जी का हम राजेश जी से लेंगे। जी विनोद जी। देखिए, जहां तक मौतों की बात है, मौतें होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन व्यापम से जुड़े मुद्दे पर लोगों की मौतें होना जी, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं से, चाहे वो गवाह के रूप में हो, चाहे आरोपी के रूप में हो, या विसल ब्लोअर पे धमकी का मामला हो, उनकी सुरक्षा का मामला हो, ये तमाम सारी बातें ऐसी हैं। मेरे सामने कुछ आंकड़े हैं, जो लगभग 28 लोगों की मौतें हैं, जिनमें कुछ मौतें बीमारी से हुई हैं, किसी की संदिग्ध मौत है, कुछ एक्सीडेंट हुई हैं। लगभग 11 मौतें ऐसी हैं जो सड़क हादसे में हुई हैं, 4 मौतें हैं जो खुदकुशी के मामले, आत्महत्या के मामले, जिनमें आज जो अनामिका कुशवाहा, उसका भी मामला अगर अपन शामिल कर लें तो 4 हो जाती हैं। ब्रेन हेमरेज से 2 मौतें हुई, जिनमें हमारे महामहिम राज्यपाल के बेटे भी शामिल हैं, और ज्यादा शराब पीने के कारण 3 मौतें हुई हैं। 2 बीमारी के कारण हुई हैं, और अज्ञात कारणों से 6 लोग मरे हैं, जिनमें डॉक्टर अरुण शर्मा की मौत भी शामिल है। मतलब सामान्यतः ज्यादातर ये स्वाभाविक मौतें हैं। जी, मतलब अब ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये किसी साजिश के तहत है मौतें, या संयोग है इनमें कोई, या कोई दुर्योग है इसमें, क्योंकि ये सब जांच के विषय है। हम लोग कोई ट्रायल एजेंसी नहीं है, और हम लोगों का काम सिर्फ मुद्दे लोगों तक पहुंचाना है और उस पर सजग करना है लोगों को। हमारा काम सिर्फ सजग करना है। ऐसी स्थिति में जब 28 मौतें हैं, और 28 मौतों में से लगभग सभी की जांच चल रही है, तो हमें जांच एजेंसी पे भरोसा करके उनके रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। और ये
हो सकता है कि ये जो एक्सीडेंट हुए इनमें किसी में शायद किसी ने जानबूझकर कुछ ऐसा किया हो जिससे दुर्घटना घटी हो, लेकिन उसके जांच के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। और मैं मीडिया से भी ये बात अपील करूंगा कि वो मीडिया ट्रायल इतनी करे जितनी उनकी जिम्मेदारी है, किसी निर्णय पे नहीं पहुंचे, कोई फैसला ना सुनाए, कोई फैसला सुनाने का काम कोर्ट का है, हमारा नहीं। जी बिल्कुल विनोद जी, हम राजेश जी, आपने हमारे एक राजू खान का दर्शक थे जिन्होंने कहा कि जो इसकी बदनामी हो रही है पूरे देश में, व्यावसायिक परीक्षा मंडल से अगर जो सही भी व्यक्ति है वो परीक्षा पास करके गया है, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, तो जो एक देश में ये हो गया है कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल के थ्रू आया है यानी निश्चित तौर पे नकल करके आया है, इसको कैसे रोकेंगे, कैसे इस जो प्रक्रिया है इससे कैसे निपटेगी सरकार। लेकिन हमारे साथ एक और दर्शक है नौगांव से, दिनेश सिंह जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारा आपसे अनुरोध है कि अपना टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दे, फिर सवाल करें। कर दिया जी, सवाल करें। मेरा सवाल ये है कि जो व्यापक में 2 बार बैठ चुके हैं, जिनका हक छुड़ा दिया है, उनको क्या रिप्लाई मिलेगी, जिसमें हमारी श्रीमती जी भी है। जी, क्या फिर से एक बार सवाल करें। मेरा सवाल ये है कि व्यापक में मेरी श्रीमती जी 2 बार बैठ चुकी हैं और दोनों बार इन लोगों ने हक छुड़ा लिया है, जो जी ब्लॉक डिफाल्टर रहे, उनका हक हमारा छूट गया, तो उनके लिए क्या रिप्लाई है। बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है राजेश जी, इसका उत्तर आपको देना होगा। लेकिन हमारे साथ एक और विदिशा से है राजेश शर्मा जी। शर्मा जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। अपना टीवी सेट का वॉल्यूम बंद करके सवाल करें। बिल्कुल सर, कर दिया वॉल्यूम कम। जी सर, मैं निवेदन चाहता हूँ आप लोग भी मतलब इसे मुद्दे को सही ढंग से उठाए। जी हाँ जी जी, और ये मौतें बंद होना चाहिए, और व्यापार में कितने बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। इसका उत्तर राघवेंद्र से लेंगे, लेकिन पहले राजेश जी, जो एक सवाल किया था वहां से कि जो ये पूरे देश में जो मध्य प्रदेश के जो विद्यार्थी जो वाकई में अगर मेरिट होल्डर हैं वो भी परीक्षा देके गए हैं, उन पे भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। देखिए त्रिपाठी जी, बहुत अच्छा सवाल उन्होंने किया। मैं भी 2 दिन पहले मैंने अपने अखबार में अपने कॉलम में ये चीज लिखी। अभी दिल्ली गया था मैं, तो दिल्ली में जाते से हर व्यक्ति हमसे ये पूछता है कि ये मध्य प्रदेश में व्यापम का क्या हो रहा है, इसमें क्या है क्या नहीं है। माने मध्य प्रदेश में सरकार ने कोई अच्छा काम किया हुआ है, इसकी ख्याति तो दिल्ली नहीं पहुंची है, लेकिन व्यापम की बदनामी जो है न केवल दिल्ली बल्कि विदेशों में भी पहुंच चुकी है। जी जी। और राजेश जी, अगर आप अनुमति दे तो एक और दर्शक का ले लें, निश्चित तौर पे हमारे विनोद जी से उसका उत्तर लेंगे। हमारे तीनों अतिथि अलग अलग दर्शकों के उत्तर देंगे। जी, छतरपुर से गोस्वामी जी, आपका स्वागत है, आप सवाल करें। हाँ जी सर। हाँ, सवाल करें आप, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सर जी, मैं एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ता हूँ जी, और काफी मेहनत से मैंने अपनी पढ़ाई आगे तक की है अभी जी। और हमारे से कई छात्र ऐसे हैं जो इस तरह की परीक्षा में बैठते रहते हैं जी। और इस तरह के जो घोटाले जो होते हैं, बड़े बड़े नेताओं का नाम भी आता है, जांच भी चल रही है, कई मौतें भी हो रही हैं, अभी तक कोई नाम उजागर नहीं हुआ है। इससे मतलब साफ है कि इसमें कोई बड़े लोग का हाथ है। बड़े लोग मतलब शायद पार्टी का मुख्य लीडर ही क्यों ना हो, वो शिवराज सिंह चौहान क्यों ना हो, कोई भी हो सकता है। ये जांच जो हो रही है ये सरकार की निगरानी में हो रही है और 100% हो रहा है, इसमें भी होता है। चलिए, आपका उत्तर विनोद जी देंगे, लेकिन उसके पहले राजेश जी आप उत्तर दे रहे थे कि देश ही नहीं विदेश में भी इसकी बदनामी हो चुकी है। निश्चित रूप से इसकी बदनामी बहुत ज्यादा हो गई है। मैंने अभी मेरे को एक किस्सा सुन के मैं हिल गया कि एक हमारे यहाँ भोपाल में ही यहाँ न्यू मार्केट क्षेत्र में एक लड़की वाले आया आगरा से देखने के लिए एक लड़के को। थोड़ा राजेश जी, मैं बिल्कुल जल्दी कर रहा हूँ, बहुत सारे दर्शक हैं लेकिन ये आपको मैं आपकी खबर के लिए एक ब्रेक कर रहा हूँ इस चीज को कि लड़की वाले आए और जैसे उन्हें ये पता चला कि लड़का डॉक्टर है और यहाँ के मध्य प्रदेश के उससे सिलेक्ट हुआ है, तो वो अपना निर्णय सुनाए बगैर लड़की वाले कह गए हम खबर बाद में करेंगे, और बाद में उनका खबर आया कि नहीं, माने शादी के रिश्ते तक टूटने लगे। आप समझिए बदनामी किस हद तक गई है। मैं आपकी वही बात को वो कर रहा हूँ, वो कर रहा है बदनामी, उसी को एंडोर्स कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि राजेश जी, एक आपके सागर से ही हमारे दर्शक हैं, मैडम है पारुल यादव जी। पारुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल करें। सर, वो उसमें बताया है तो ये सीबीआई जांच की जाए। जी, निश्चित तौर पे आपकी डिमांड है कि सीबीआई की जांच की जाए, उसका उत्तर राघवेंद्र जी से लेंगे, लेकिन पहले राजेश जी आप अपना उत्तर पूरा करें। जो मैं कह रहा हूँ कि बदनामियां इतनी ज्यादा हुई हैं और फिर जांचों की बात, अभी क्या इस मुद्दे को किसी व्यक्ति ने सही तरीके से समझा ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है इस बात को कोई नहीं समझ रहा। ये बहुत गंभीर मसला है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि
सीबीआई जांच की बात थोड़ी कर रहे हैं। कल को यही हमारे मित्र जो है कहेंगे कि सीबीआई जांच पे भरोसा नहीं है, क्योंकि सीबीआई जांच जो है अभी आपने जो बदनामी हो गई हमें उस पॉइंट पे मैं बदनामी की बात तो कर रहा हूँ कि बदनामी का निराकरण कैसे होगा ये चिंता भी हमें सता रही है एक बार प्रदेश के जिम्मेदार नागरिक के नाते, क्योंकि इससे बाद ये सवाल शिवराज सिंह चौहान या भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। जो मध्य प्रदेश जैसे साफ सुथरे और शांत कहे जाने वाले राज्य की जो इमेज खराब हुई है, मेरी चिंता इस प्रदेश के नागरिक होने के नाते इस बात की भी है कि इसकी साख को कैसे हो। और कोई व्यक्ति बगैर कुछ सोचे समझे कहीं से कुछ करे हुए अपने कमेंट्स डाल रहा है, कुछ भी लिख रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई भी आरोप लगा रहा है, भाई आप जरा इस चीज की गंभीरता से लो तो इसकी जांच कैसे हो। आप मध्य प्रदेश अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा है मामला ये उठा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो बदनामी हो चुकी है, बदनामी क्यों हुई है, बदनामी क्यों हुई है, प्रदेश के लोग बदनामी क्यों हुई, हमें इस मुद्दे पे भी देखना पड़ेगा त्रिपाठी जी। और बदनामी इसलिए हुई है कि जिसका जो काम है वो काम नहीं कर रहा है। हाई कोर्ट का काम इसकी जांच की निगरानी करने का नहीं था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले को अपनी निगरानी में लिया, इसलिए बदनामी हो रही है। ये मामला जो एसटीएफ की जांच करने का विषय नहीं था, लेकिन एसटीएफ इस मामले की जांच कर रही है, इसलिए बदनामी हो रही है। ये मामला जो है ईओडब्ल्यू या लोकायुक्त के जांच करने के नेचर का था, ये सीबीआई के जांच करने के नेचर का था। ये एसटीएफ जो है ये इंटर स्टेट क्राइम जो होते हैं अपहरण डकैती के, इन मामलों के लिए थे। इनका जो फोर्स है वो भी स्पेशलाइज नहीं है इस चीज के लिए। उसमें काम करने वाले जो कर्ता धर्ता अफसर है और उसके मुखिया हैं उनको अनुभव नहीं है इस चीज का, वो उनका ज्यादातर कार्यकाल इंटेलिजेंस में गया है। राजेश जी माफ करिए थोड़ा सा रोकूंगा। एसटीएफ वाला ईओडब्ल्यू चला जाता है, ईओडब्ल्यू वाला एसटीएफ आ जाता है, लोकायुक्त की पुलिस ईओडब्ल्यू आ जाती है, तो ये तो पुलिस तो वही है। देखिए वहाँ त्रिपाठी जी क्या होता है कि जो आदमी लंबे समय तक काम करके आप ईओडब्ल्यू में और जाएंगे वहाँ पर जो इकोनॉमिक ऑफेंस से रिलेटेड क्राइम करने वाले, दूसरा ये मामला साइबर क्राइम का था। संक्षेप में बहुत सारे दर्शक हैं हमारे, आप लोगों से बात जो कि कंप्यूटर में हेराफेरी हुई है, तो ये साइबर क्राइम का मामला था। ये एसटीएफ का मामला था ही नहीं, लेकिन वो कहीं से चला गया, चुनावी आचार संहिता लग गई, सरकार भी कुछ नहीं कर पाई। उसके बाद में जैसे ही आया मामला सरकार ने थोड़ी ढीला हवाली की, उसके बाद में हाई कोर्ट ने अपनी निगरानी में ले लिया ये मामला। आपने ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त की बात कही, बहुत अच्छी बात है, अच्छी जांच एजेंसियां हैं, लेकिन 20-20 साल हो जाते हैं मामलों को और जांच पूरी नहीं हो पाती। अरे तो ये जांच जिसके खिलाफ जांच होती है वो मर जाता है, या जो जांच करता है वो रिटायर हो जाता है। हम अपने तीनों अतिथियों से अनुरोध करेंगे, हमारा ये जो प्रोग्राम है वो जनता मांगे जवाब, हम जनता के सवाल को जी राघवेंद्र जी, अभी राजेश जी ने बताया कि जांच जिस तरह से हो रही उसके कारण बदनामी हो रही। आपसे एक सवाल किया था, एक तो सीबीआई जांच की बात की थी, दूसरा एक और दर्शक हमारे साथ सागर से हैं, इरफान खान जी। इरफान खान जी आपका स्वागत है। आपका सवाल का उत्तर राघवेंद्र जी देंगे, आप सवाल करें, लेकिन हमारा अनुरोध है कि आप टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें। सर मेरा सवाल है जी हेलो जी हाँ आप सवाल करें। सर मेरा सवाल है कि सबसे पहले तो मध्य प्रदेश सरकार के सीएम शिवराज सिंह को इस्तीफा देना चाहिए मानवता के हिसाब से जी, और तभी निष्पक्ष जांच हो पाएगी इसकी जी। क्या है व्यापम घोटाला और जो खनिज माफिया जो लोग हैं इनको आखिर संरक्षण कौन दे रहा है। जी बिल्कुल सही, आपका सवाल आ गया है, हमारे दोनों दर्शकों को उत्तर राघवेंद्र जी देंगे, लेकिन एक और हमारे साथ छतरपुर से पाठक जी है। पाठक जी अपना सवाल करें, आपका उत्तर निश्चित तौर पर विनोद जी देंगे। विनोद जी आप उनके सवाल का उत्तर लें, हम कुछ देर बाद आपसे उत्तर लेंगे। जी पाठक जी सवाल करें। जी सर मेरा ये सवाल है कि इतना बड़ा मध्य प्रदेश में ये घोटाला हुआ जी, इतनी मौतें हो रही हैं जी, आखिर इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं कोई लेता, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, इतने विद्वान नेता बैठे हैं, इतनी जांच एजेंसियां बैठी हैं, आखिर इसका जवाब कौन, इसकी जिम्मेवारी कौन लेने को तैयार। जी जिस तौर पर विनोद जी हम आपसे उत्तर लेंगे, राघवेंद्र जी हम आपसे, हमारे साथ एक और शुभम जी हमारा आपसे अनुरोध है कि हम थोड़ी देर बाद आपसे संपर्क करेंगे, आपसे फिर हम सवाल लेंगे, क्योंकि हमारे अतिथि जो है वो खुद गुमराह हो जाएंगे कि किसका उत्तर दें किसका नहीं। जी राघवेंद्र जी आपसे दो सवाल थे। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जांच एजेंसी जो कर रही है इसमें, वो अभी तक सारी चीजें उसके आरोप में आ रही है कि जांच एजेंसी ठीक से जांच नहीं कर रही है, इसलिए सीबीआई से जांच कराई जाए। जी मैं चूंकि मेरे साथी राजेश रोटिया जी और विनोद तिवारी ये शुरुआत में क्राइम रिपोर्टर और मैंने भी इनके साथ क्राइम रिपोर्टिंग की है, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सारे इस पूरे मामले में जितने दबाव में आरोपी हैं, जितने दबाव में फरियादी हैं, उससे कहीं ज्यादा दबाव में जांच करने वाले हैं। इस एंगल पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि जो लोग सिर्फ पूछताछ करने पर आत्महत्या कर रहे हैं, जो लोग सिर्फ पूछताछ करने की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए कि जो लोग जांच कर रहे हैं उन पर कितना दबाव होगा।
चाहे वो उसके इंचार्ज शाही हो या डीएसपी वो बघेल हो या बाकी लोग हो। मेरा ये मानना है कि वो जितने दबाव में है, अगर उनके परिवार की या उनकी कोई मनस्थिति की जांच करे इस समय, तो वो इतने डिप्रेशन में होंगे कि वो खुद कहेंगे ऑफ द रिकॉर्ड कि साहब हम तो खुद चाहते कि आत्महत्या कर लें, क्योंकि इसको लेकर सरकार का दबाव, समाज का दबाव, फिर विपक्ष का दबाव और इसके बाद उनके परिवार का दबाव, क्योंकि उनको धमकियां मिल रही हैं। अभी पिछले दिनों खबर आई थी कि 2 अधिकारियों ने कहा कि उनको जान का खतरा है। ये तो सिर्फ इनका एक नमूना है। खिलाफ कोर्ट में भी गए हैं लोग। हाँ, इनका एक नमूना है कि वो लोग किस कदर दबाव में हैं। मेरा ये कहना है कि इंसान तो वो जांच करने वाले भी हैं, भले ही वो अधिकारी हैं, लेकिन उनके दबाव का जिक्र ना तो कोई आरोपी कर रहा है, ना कोई फरियादी कर रहा है और ना मीडिया कर रही है। मेरा ये मानना है कि जितनी सहानुभूति फरियादियों के साथ है, उससे कम सहानुभूति जांचकर्ता के साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जांचकर्ता इस समय सैंडविच हो गया है। उस पर जांच का दबाव इसलिए है क्योंकि लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं कि साहब वो निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। जबकि जांच अगर ठीक नहीं होती तो मैं नहीं मानता कि 1500 लोग गिरफ्तार होते। अगर जांच ठीक से नहीं होती तो मैं नहीं मानता कि पूर्व मंत्री गिरफ्तार होते। अगर जांच ठीक से नहीं होती तो मैं नहीं मानता कि बहुत सारे अधिकारी, जिसमें आईपीएस अधिकारी भी हैं, गिरफ्तार भी हैं, वो जेल के शिक्षों के भीतर हैं। तो एक और दर्शक का सवाल था कि सीबीआई को दे देनी चाहिए। नहीं, सीबीआई जांच की मांग मैं समझता हूँ एक फैशन की तरह हो गई है। मैंने पहले शुरुआत में कहा था कि अगर सीबीआई की जांच होगी तो कल के दिन क्या गारंटी कि उसकी जांच पर कोई आक्षेप नहीं आएगा, कोई आरोप नहीं आएगा। जब एसआईटी की जांच पर आरोप आ रहा है, जब हाईकोर्ट की निगरानी की जांच पर आप शंका कर रहे हैं, तो फिर सीबीआई तो बहुत छोटी चीज है, उस पर तो आरोप लगते रहे। सवाल जांच का नहीं है, सवाल राजनीति का है। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले को लेकर अब जांच से लोगों को ज्यादा सरोकार नहीं है। अब लोग इस पर सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं और सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, पूरे सिस्टम को बदनाम करना चाहते हैं। जितना यह सिस्टम बदनाम होगा उतनी अराजकता आएगी और उतनी सरकार की साख गिरेगी। मुझे लगता है कि इस समय सरकार की साख और सिस्टम की निष्पक्षता दोनों दांव पर है। जी विनोद जी, आपसे दर्शक ने सवाल किया था, हम चाहेंगे वो दर्शक आपका इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, छतरपुर से मिस्टर पाठक ने मुझसे सवाल किया था, घोटाले और मौतों की जिम्मेदारी किसकी होगी। जी निश्चित बात है, राघवेंद्र की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की छवि इस घोटाले के कारण धूमिल हुई है, लेकिन जिस तरह ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया, शादी टूट गई। जिस तरह से जांच लेकिन चल रही है, वो जांच के लिए वो अधिकारियों को मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि वो बगैर डरे, बगैर दबाव के जिस तरह से बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं और उनके खिलाफ चार्जशीट पेश कर रहे हैं। इसमें बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि हमारे महामहिम के खिलाफ भी उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली। देश में ऐसा बिरला उदाहरण है, किसी छोटी सी एजेंसी का छोटा सा अधिकारी एक एफआईआर दर्ज कर ले किसी गवर्नर के खिलाफ। मैं समझता हूँ शायद देश में कहीं नहीं हुआ। कर्नाटक में हुआ था तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हाँ, लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ देखिए सीधे इन्वॉल्वमेंट नहीं अभी तक साबित हो पाया है उनका, और चूंकि कोर्ट ने भी उनको राहत दी है कुछ इस मामले में, तो वो एक अलग तरह का ट्रायल है। उस ट्रायल में मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन 2-3 चीजें आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जांच में अगर कहीं कोई कोताही करना होती सरकार को, तो एक आयोग गठन करके उस पूरे मामले से पल्ला झाड़ सकती थी। जैसे कि गैस त्रासदी का एक आयोग बना, एंडरसन मर गया, 84 की घटना थी और आज तक वो आयोग की कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है। तेंदुपत्ता घोटाला हुआ, आयोग की रिपोर्ट आई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। एक दर्शक और जुड़ गए हैं आगर मालवा से। सतीश जी, आपका स्वागत है, आपने सवाल करें, थोड़ा संक्षेप में सवाल करिएगा। सरोटिया जी, कितने साल हो चुके होंगे इस व्यापम घोटाले को? जी आप सवाल कर लीजिए, उत्तर देंगे हम। इसमें तर्क वितर्क नहीं होगा। जी आप सवाल करें, उत्तर मिलेगा आपको। व्यापम घोटाले को आज इतना समय हो चुका है, कोई आम नागरिक अगर ये कोई कांड करता तो अभी तक तो उसको जेल हो जाती। मेरा निवेदन ये है कि आज यदि अगर परिवार का कोई बच्चा या कोई नौजवान कोई गलती करता तो उसका जवाबदार मुखिया रहता परिवार का। ठीक है, ये अगर हुआ है, घोटाला तो हुआ है, ये स्वीकार हो रहा है, तो फिर बहस किस बात की, रिजल्ट होना चाहिए। पर ये मेरे को सनी देओल की एक चीज याद आती है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वही बात चल रही है। जी बिल्कुल सही कहा। इसका उत्तर राजेश जी देंगे। व्यापम घोटाले को आपने पूछा था कितने समय हो गए, इसका भी उत्तर राजेश जी देंगे। राजेश जी आप याद करिएगा, राजेश जी याद करिएगा, पहले हम उत्तर ले लें, उधर से पूरा उत्तर दे रहे। लेकिन हमारे साथ एक और अशोक जी जुड़े हैं जबलपुर से, जो अपना सवाल करना चाहते हैं। अशोक जी आपका स्वागत है, सवाल करें। हेलो जी, सवाल करें अशोक जी। मैं इसलिए कर रहा हूँ सर, ये टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे अशोक जी, तो सवाल सुनाई पड़ेगा। अशोक जी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे। ठीक है सर, करता हूँ जी। हेलो, हाँ आप सवाल करिए। सीबीआई जो व्यापम घोटाले में ये चल रहा है जांच का, जी,
ठीक है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जी। और जो हमारे सत्यदेव कटारे जी इनका जो किया है उन्होंने बहुत अच्छा जवाब है और ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। नीचे से ऊपर तक जितने मंत्री बैठे हैं ये सब व्यापक घोटाले में लिप्त हैं। बिल्कुल सही बात कहा। फिर से चुनाव हो जाना चाहिए विधानसभा का फिर ऐसी स्थिति में। तो निश्चित अशोक जी हम आपका उत्तर लेंगे। राजेश आपने जिससे भी उत्तर चाहेंगे हम उनसे उत्तर लेंगे, लेकिन पहले राघवेंद्र जी आप अपना उत्तर पूरा कर रहे हैं। जी जी मेरे सवाल किया गया था मेरे को। जी जी राजेश जी नहीं वो सतीश जी का सवाल था शाहजहांपुर से, बहुत बढ़िया सवाल था उनका जी। और निश्चित रूप से वो क्या जांच कब तक चलेगी, मेरा भी सवाल यही है। जो मैं अपनी बात कह रहा था वो यही कह रहा था कि ये मामला वैसे तो प्रकट रूप में 6 साल हुआ है इसको खुले हुए, कि व्यापम में घोटाला हुआ है 6 साल पहले खुला है। लेकिन अगर मैं कहूं कि व्यापम की बुनियादी घोटाले की उस पर रखी गई है तो आप उसको क्या कहेंगे। ये व्यापम बनाया ही इसलिए गया था कि जो अपनों को उपकृत करने के खेल में जो 1980 में 82 में जब बना था, इसका मकसद ये था कि अपनों को वो करना है। फिर जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में खुले और वहां पर जब इस तरह से डोनेशन लेके वहां पर भर्तियां शुरू हुई तो उसकी देखा देखी व्यापम में भी इसकी शुरुआत 1995-96 से शुरू हो गई थी। ये मामला कोई एक सरकार का नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान के समय हुआ हो या कांग्रेस का, ये एक व्यवस्था है। जो घोटालेबाज जो अफसर हैं ये उन लोग जो व्यापम में बैठ के काम करते रहे हैं और पहले से, मैं शुरुआत से बात कर रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, और लेकिन ये सारी चीजें चलती रही हैं। अब समस्या ये है कि जिस एजेंसी को आपने जांच का काम सौंपा है वो 2 साल से गिरफ्तार, 2013 में इस मामले को जुलाई में टेकअप किया था। संक्षेप में उत्तर संक्षेप में कहना, 2013 में इसको टेकअप किया था एसटीएफ के बाद अगस्त में आया था मामला, आज 2015 आ रहा है ना, 2 सालों में। अभी आप मामले को चालान तक ही सीमित कर रहे हुए हैं, आपकी सेशन ट्रायल शुरू नहीं हुई। आप हाई कोर्ट या किसी पर भी उंगली उठाते हैं, ये मामले तो तब सही कितना है कितनी गलत है ये तो तब खुलेगा कौन दोषी है कौन दोषी नहीं, जब उसकी सेशन ट्रायल शुरू होगी। लेकिन 2 साल तक सेशन ट्रायल शुरू नहीं हुई है, हाई कोर्ट क्या निर्णय लेगा। तो मतलब जांच जो हो रही है थोड़ा सा सही दिशा में नहीं हो रही है, बहुत धीरे से जांच हो रही है, ढुलमुल तरीके से जांच हो रही है। एक आदमी के खिलाफ 6 बार मुकदमे कायम किए जा रहे हैं जो कि एक बार में किए जा सकते थे। वो सब सारी चीजों को लंगरान किया जा रहा है और इसको अभी 2-3 साल तक और खींचेगी एसटीएफ में। जी राजेश जी आपने भविष्य की भी बात कर दी, हम आपके पास फिर आएंगे। हमारे साथ एक और भगवान दास जी है, भोपाल से ही है, दर्शक हैं जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। भगवान दास जी आपका स्वागत है, आप सवाल करें। हाँ जी सर, ये जो हाई कोर्ट की निगरानी में जो एजेंसी है एसआईटी, वो जांच तो सही दिशा में जा रही है, मगर जैसा कि अभी एक जो टीवी पे महाशय बैठे हैं उनने जो सवाल किया उससे मैं सहमत हूँ। जांच बहुत धीमी गति से चल रही है, जांच में थोड़ा तेजी लाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। जो राघवेंद्र जी आप इनका भी उत्तर चाहेंगे और जो राजेश जी ने जो अपना पक्ष रखा है उसके बारे में भी आपकी टिप्पणी चाहेंगे। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि एक सवाल हुआ था कि इस पूरे मामले में शिवराज सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी। सवाल नैतिकता का है, मोरल वैल्यूज को लेकर बातें सब जगह बहुत होती है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, लेकिन सरकार में जब कांग्रेस थी तब मोरल वैल्यूज उसके लिए 0 हो जाती है। तो सत्ता का चरित्र ऐसा है कि जो सरकार में आता है नैतिकता उसके लिए दूर की चीज हो जाती है। ये बहुत मुश्किल उनका सवाल है, इसका जवाब सरकार ही दे सकती है जो भी सरकार में है। नैतिकता अब वैसे बची नहीं है, लेकिन उनकी बात पर मैं एक शेयर कहना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो। जी बिल्कुल। कि लोग कहते हैं ना कि तू इधर उधर की ना बात कर, सरकार में बैठे लोग या विपक्ष में बैठे लोग दोनों से है ये शेर कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रह गुजर से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जितने घोटाले हुए, जितने घोटाले करने वाले, सवाल उसका नहीं है। हमारा कहना ये कि जो सरकार में लोग बैठे हैं वो किस तरह की चौकीदारी कर रहे हैं। अगर वो चौकीदारी ठीक से कर रहे होते तो मुझे लगता नहीं कि घोटाला इतना बड़ा होता। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है कि उनकी चौकीदारी घोटाले उजागर होने के बाद फिर साबित हुई है कि वो चौकीदारी अगर ठीक से ना करते तो 1500 लोग गिरफ्तार भी नहीं होते। ये भी उसी का एक नतीजा है। दूसरा पक्ष ये भी है, वो एक उसका कृष्ण पक्ष है, तो ये उसका उजला पक्ष ही है कि 1500 लोगों की गिरफ्तारी और इतने सारे मामले अगर हम बात यहाँ बैठ के कर रहे हैं तो वो सरकार की सफलता भी है। लेकिन सरकार की जो असफलता वो मैंने आपसे कही कि आखिर ये घोटाला क्यों हुआ। जी, लेकिन राजेश जी ने यहाँ एक बात उठाई राघवेंद्र जी, इन्होंने कहा कि ये बहुत पहले से चला रहा, व्यापम बना ही उपकृत करने के लिए था लोग। लेकिन ये तमाम घोटाले तो अभी मेरे ख्याल से उजागर हुए हैं और इसमें भी उजागर होने का जो सिलसिला शुरू हुआ है। राघवेंद्र जी, जो सबसे पहला व्यक्ति जो जेल में
इंदौर में पकड़ा गया था क्राइम ब्रांच में, डॉक्टर सगर, जगदीश सगर, उसने खुद कबूल किया अपने बयान में कि 1996 से कर रहा है वो। 1996 से ये घोटाले की शुरुआत, वो खुद सिलेक्ट हुआ था पहले इस तरह से करके। देखिए ये 1996 में राजेश जी मुझे नहीं लगता कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल की तरफ से एग्जाम होते थे। व्यावसायिक परीक्षा मंडल में 1982 से एग्जाम हो रहा है। देखिए अब ये उस समय स्वतंत्र पीएमटी बोर्ड एक अलग पीएमटी बोर्ड नहीं था, व्यापम ही था, व्यापम ही कर रहा है 1980-82 अब इस तरह तो ये मामला ऐसा होना, व्यापम केवल पीएमटी के लिए बना था, बाद में उसमें इंजीनियरिंग जोड़ी गई और शिवराज सिंह सरकार के आने के बाद ये बहुत सारी शिक्षकों की और सारी परीक्षाएं, क्योंकि कांग्रेस के समय आपको याद हो शिक्षकों की भर्ती घोटाला हुआ था, शिक्षा कर्मियों की भर्ती का, तो ये सब मामले कई लोग जेल जा रहे हैं। हाँ, उसमें जेल जा रहे हैं, तो वो व्यापम को दे दिया गया। तो जैसे व्यापम को देने के बाद फिर मास्टर भी आ गए, फिर शिक्षक भी आ गए, पटवारी भी आ गए, फिर वो मिनी पीएससी, जबकि व्यवसायिक परीक्षा मंडल का मूल उद्देश्य ये नहीं है, मूल उद्देश्य ये नहीं है। कुल मिलाकर अब ये चलिए हमारे दर्शकों को उत्तर हो जाए। हम हमारे साथ एक और दर्शक है आगर मालवा से, जाटव जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। सर मेरा ये कहना है, ये व्यापम घोटाला इतना बड़ा चल रहा है और काफी समय से चल रहा है जी। ये आप ये मानिए इसमें कुछ सत्यता है, मैं किसी पर आरोप या प्रत्यारोप नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा कहना है कि इतनी बड़ी इंटेलिजेंसी अपनी गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ये अपन छोटा सा ऐसे फॉरेन के लोग या विदेश के लोग ऐसा कोई करप्शन कर जाएंगे तो या तो कौन पकड़ेगा इन चीजों को। जी बिल्कुल, इनको पकड़ना चाहिए निश्चित तौर पे। विनोद जी आप इनका सवाल सुना होगा, हम उत्तर लेंगे, लेकिन एक और हम दर्शक ले लेते हैं अपने रोल से। देव शरण सिंह जी अपना आपका स्वागत है, अपना टीवी सेट का वॉल्यूम बंद करके सवाल करें। हाँ जी हेलो। हाँ देव शरण जी सवाल करें, आपका स्वागत है। सवाल ये है कि इतनी बड़ा घोटाला हुआ है तो इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और बाकी कोई एसआईटी जांच नहीं कर पाएगी, हमारा ओपिनियन है। जी बिल्कुल, विनोद जी आप सीधे, हम अपने दोनों दर्शकों का आपसे उत्तर चाहेंगे। जी बिल्कुल, पहले तो मैं डीएल जाटव जी के सवाल का जवाब दे दूं कि निश्चित रूप से जल्द पकड़ना चाहिए था। एजेंसी के पास मुझे लगता है फोर्स कम है, अमला अगर पर्याप्त होता तो ये जांच थोड़ी और जल्दी होती, लेकिन स्वरूप इतना व्यापक है, सिर्फ अकेला पीएमटी का घोटाला नहीं है, 5-7 तरह के घोटाले इसमें उजागर हुए हैं। और ये जो बात चौकीदारी की हो रही थी और निगरानी की हो रही थी, निश्चित रूप से चौकीदारों की इसमें गलतियां हैं, लेकिन मैं गलती जनता के उन लोगों की भी मानूंगा जिनके बच्चों को उन्होंने गलत तरीके से, गलत परंपरा डाल के और एडमिशन कराए हैं पीएमटी में। इसमें अकेला वो अधिकारी जिम्मेदार नहीं है या अकेला वो राजनेता जिम्मेदार नहीं है, अकेला वो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है व्यवस्था का जिसने एडमिशन गलत तरीके से किया, बल्कि वो व्यक्ति उतना ही जिम्मेदार है। विनोद जी नहीं जिम्मेदार है। विनोद जी यहाँ सवाल हम भी आपसे कर रहे हैं, हम दर्शक के रूप में कर रहे हैं। जब आपने दुकान खोल रखी है और हमें मालूम है कि हमें आइटम ये इसी दुकान से मिलना है, भले वो अथराइज हो या नहीं हो, हम सामान लेने जाएंगे। तो फिर जब आप गलत दुकान से गलत सामान लेंगे तो उसके परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। वो सिलेक्ट ही नहीं होगा, वो तो जो नहीं, ऐसा नहीं है, काउंटर पे जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। जो देखिए ये डीमेट में हुआ है, वो डीमेट में होता है, डीमेट में मेडिकल का जो डीमेट की बात ही नहीं कर रहे, डीमेट के कारण ही तो ये सब शुरू हुआ है, लेकिन पीएमटी में इतना नहीं है। पीएमटी के बारे में तिवारी जी डीमेट का बाई प्रोडक्ट है ये। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ रुक रहा है, हमारे एक और दर्शक है, हम उनका उत्तर सवाल ले ले, फिर हम आप लोगों से हम भी सवाल एक करेंगे। जी आप संजय जी आपका स्वागत है, आप सवाल करें। मेरा क्वेश्चन ये है कि बाकी सबको तो अरेस्ट किया जा रहा है, जो मुख्यमंत्री के ओएसडी थे प्रेम प्रकाश जी, उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई थी, जबकि पीए देवी गौड़ा के जो पीए थे राजेंद्र सिंह जी, उनकी जमानत निरस्त करके उन्हें अरेस्ट किया गया। तो क्या प्रेम प्रकाश जी को बाहर क्यों रखा जा रहा है? जी जी इसका उत्तर हम तीनों अतिथियों से लेंगे, लेकिन न्यायालय की प्रक्रिया में कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम एक एक करके अपने अतिथियों से एक जो बहुत बड़ा सवाल है, जो हम भी दर्शक के रूप में विनोद जी आपसे भी पूछेंगे, राघवेंद्र जी आपसे भी और राजेश जी आपसे भी। एक विपक्ष बिल्कुल अपना जो भी धर्म निभा रही है, वो मौत पे राजनीति कर रही है या नहीं कर रही है अलग मुद्दा है। यहाँ पे न सत्ता पक्ष के और न ही विपक्ष के जो महोदय लोग हैं, वो ये चिन्हित अभी तक नहीं किए हैं कि इन 2006 सही 2007 सही जो घोटाला हुआ है, कई होनहार बच्चे जो मेरिट पे जाकर के रुक गए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से, उनको चिन्हित करके क्या उनको हक नहीं मिलना चाहिए? आज हो सकता है उसमें कई ओवरेज हो गए हो। विनोद जी बिल्कुल हक मिलना चाहिए था, और उनको कोई चिन्हित नहीं कर रहा। उन बच्चों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं,
उनके साथ अन्याय हुआ है, वो न्याय मिलना चाहिए था उन्हें, और अगर उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है तो इसमें सरकार की थोड़ी सी जिम्मेदारी मैं डालना चाहूंगा कि सरकार को ऐसे बच्चों को चिन्हित करके और उनके साथ न्याय करना चाहिए, और जो दोषी हैं उनको तो दंडित किया ही जा रहा है। इसमें दो चीजें और मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेरे बातचीत में आना थी, जो नहीं आ पाई थी। जब बड़े घोटाले होते हैं तो मौतें होती हैं। ये हम बिहार के चारा घोटाले की बात कर लें एक, और दूसरा यूपी का NHRM घोटाला। आसाराम का मामला बड़ा व्यक्तिगत तरह का मामला है, वो सरकार से जुड़ा हुआ है, या सरकार का कोई बहुत नुकसान या किसी आम जनता का बहुत नुकसान आसाराम का मामला व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का मामला था, उसकी व्यक्तिगत लाभ का मामला था। लेकिन NHRM घोटाले 10,000 करोड़ का घोटाला, जिसमें CMHO से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक के अधिकारी जिनके सीधे मर्डर। विनोद जी थोड़ा सा रोकेंगे, हम हमारा आखिरी ये दर्शक का हम और सवाल ले लें, इंदौर से हैं अक्षय जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल करें। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतने बड़े बड़े संपादक लोग बैठे हैं, ये क्या सोचते हैं इतने बड़े घोटाले की सजा क्या होनी चाहिए? जिन्होंने नकली डॉक्टर बना के भेजे इस घोटाले के जरिए, जो लोगों की पता नहीं जान के साथ खिलवाड़ कर रहे होंगे, कितना पाप कर रहे हैं, इतना बड़ा जो घोटाला हुआ है, तो क्या सजा होनी चाहिए? और क्या इनको कोई उम्मीद है कि मिल पाएगी सजा? लालू प्रसाद जैसे सजा पाने के बाद बाहर घूम रहे हैं, तो क्या उम्मीद करें कि इनको कोई सख्त सजा ऐसी मिल पाएगी जो मिसाल बन जाए कि ताकि कोई भविष्य में ऐसा घोटाला करने से पहले 1000 बार सोचे? बिल्कुल, हम अपने तीनों अपने अतिथियों से उसका उत्तर लेंगे, लेकिन पहले ये सवाल पूरे हो जाए फिर हम उस पर आते हैं। जी विनोद जी, आप अपना उत्तर। NHRM के घोटाले में 5 लोगों की हत्याएं हुई, सरेआम हत्याएं हुई, शूट किए गए। जी। चारा घोटाले में बिहार के 7 लोगों की हत्याएं हुई, और 7 के 7 मर्डर केस थे। एक उसमें एक्सीडेंटल केस था और एक खुदकुशी का मामला था। इसके अलावा सारे के सारे मामले जो है मर्डर के थे, और सामने बिल्कुल दिख रहे थे कि ये इस वजह से मारे गए। मध्य प्रदेश में अभी तक ईश्वर की कृपा है कि ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया जिसमें सीधा ये आरोप लगाया जा सके फला व्यक्ति ने फला कारण से व्यक्ति को मार दिया। ये जांच का विषय है कि इतनी मौतें हुई हैं और लगातार मौतें हो रही हैं, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि इससे व्यापक। हमारा वो सवाल रह गया विनोद जी कि जो होनहार बच्चा है जो इस घपले में, इस घोटाले के कारण उसका नंबर नहीं आया, वो आज भी वेटिंग में रहा और वो हो सकता है ओवरेज हो गया। हम तीनों लोगों से लेंगे इसका उत्तर। जी विनोद जी। नहीं, बिल्कुल सही बात है ये कि जो मेरिट में जिन बच्चों को आना चाहिए था, कुछ बच्चे उसमें से रह गए हैं, और सरकार को इसके लिए अलग से एक व्यवस्था बनाना चाहिए। अगर जो ओवरेज हो गए हैं तो ओवरेज बच्चों के अलग से PMT की उनको सुविधा दे, और उनको वाकई फिर से एडमिशन की व्यवस्था करे, चाहे उसमें सरकार कानून में बदलाव लेके आए, लेकिन ऐसे बच्चों को हतोत्साहित ना करके प्रोत्साहित उनके अगेंस्ट हो सकता है ना। जी, हम आपके पास आ रहे हैं। नहीं, लेकिन उसमें क्योंकि ओवरेज होने की बात है, कानून में प्रावधान करना पड़ेगा, कानून तो हमें बनाना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही कहा, ओवरेज हो गए हो या PMT नहीं, सारी परीक्षाओं में ऐसे हो ओवर जो उनके नेक्स्ट। क्योंकि देखिए वन रक्षक की भर्ती का मामला है, और भी बहुत सारे संविदा के मामले हैं, बहुत सारे मामले हैं इस तरह के जिनमें इस तरह के घोटाले हुए हैं, और उनमें निश्चित रूप से लोग तो पकड़ा रहे हैं, और सरकार को कुछ सख्त एक्शन लेना चाहिए इस बीच में, जिससे कि जो लाभ के पात्र थे उनको लाभ मिले। जी राघवेंद्र जी, हम आपका इसमें टिप्पणी जानना चाहेंगे। जो चिन्हित नहीं कर रहे, दूसरा एक अभी दर्शक ने कहा कि ऐसी कौन सी सजा होनी चाहिए कि आगे तक के लिए सबक। तो पहले मैं उसी पर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नकली डॉक्टर बनाए जा रहे हैं, वो कितना इलाज करेंगे, कितनों को मारेंगे, कितनों को छोड़ेंगे। मेरा ये कहना है कि सिर्फ नकली डॉक्टर पर सजा क्यों? नकली जो चीज बन रही हो, चाहे वो नकली दवाएं हो, चाहे वो नकली खाने का सामान हो, चाहे वो नकली डॉक्टर हो, मेरा ये मानना है कि ये मध्य प्रदेश और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार है, इनको चाहिए कि इस नकली वाले मुद्दे पर सजाए मौत से कम का प्रावधान नहीं होना चाहिए। जिस तरह से लोग कहते हैं कि भाई बलात्कार पर सजाए मौत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ये मामला उससे भी कम नहीं है। अगर नकली चीजें बिक रही है, नकली डॉक्टर बन रहा है, नकली अधिकारी बन रहे हैं, इसमें आरोपियों को सजाए मौत, ये मेरा मानना है। इस पर पहल दोनों सरकारों को करनी चाहिए, राज्य और केंद्र दोनों को। और जहां तक ये बात है कि इस पूरे घोटाले में जो विद्यार्थी बैठे थे, जो परीक्षार्थी बैठे थे और वो इससे अवसर से वंचित हुए हैं, उनका क्या हो? मेरा मानना है कि उसमें मीडिया को अपना एक रोल अदा करना चाहिए, एक भूमिका निभानी चाहिए। जिस तरह मीडिया ये चीज लेकर आ रही है कि कौन पीड़ित है, उसको अब ये भी करना चाहिए कि इस पूरे घोटाले में जो बच्चे जो अपने हक से वंचित हुए उनको भी सामने लाना चाहिए। अगर उनको सामने लेकर आएंगे तभी सरकार उनको, मेरा मानना है कि उनका हक देगी। अन्यथा होगा यही कि सरकार कहेगी हम ढूंढ रहे हैं और वो ढूंढ पाएगी नहीं, और कुल मिलाकर जो बेचारे हक। राघवेंद्र जी, यहाँ पे मीडिया अकेले नहीं कर सकती। जब मीडिया को ये सीट मिल जाए
कि अगर 100 सीटें थी तो 100 लोग भर्ती हो गए, तो 101, 102, 103 कौन से हैं? जब वो एड्रेस मिल जाए तो मीडिया कर पाएगी, मुझे लगता है। नहीं, ये एड्रेस भी तो पता करना पड़ेगा जी। आप जैसे लोग इसको बकायदा पहले भी करते आए हैं, विषय भले ये ना रहे हो, लेकिन खोज खबर जरूर हुई है। अगर इस पूरे मामले में ये काम भी कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि मीडिया की बहुत सकारात्मक भूमिका होगी और उन लोगों के कलेजे को थोड़ी सी ठंडक मिलेगी जिनका हक इस पूरे घोटाले में मारा गया है। इन दोनों मामले में आरोपियों को सजाए मौत का प्रावधान होना चाहिए और जो हक से वंचित हुए हैं उन्हें हक दिलाने में मीडिया एक बड़ी भूमिका अदा कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। जी, अब समय चूंकि समाप्त हो रहा है, राजेश जी हम आपके भी इन दोनों बिंदुओं पर हम आपकी टिप्पणी चाहेंगे। नहीं, वो तो मैं सहमत हूँ जो आप कह रहे हैं। उनको जो वंचित रह गए उनको संचित करने की जिम्मेदारी सरकार की होना चाहिए। जी। सबसे बड़ा मुद्दा ये जो अक्षय मीणा ने उठाया कि जो व्यापम में जो डॉक्टर हैं वो नकली डॉक्टर हैं। जी। सवाल ये नहीं है, व्यापम में जो चुने गए हैं उनमें असली भी है और नकली भी है। आज की देश आपने खुद बताया पूरे देश में ये हल्ला हो गया। मैं आपको दूसरी बात, मेरी बात तो सुनिए, ये व्यापम में जो सिलेक्ट हुए उसमें नकली भी है और असली भी है। इसी तरह जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो सरकारी कोटे से चुने गए वो असली है, जो डोनेशन से चुने गए वो नकली है। तो नकली और असली का सवाल जो आप कर रहे हैं तो डीमेट में चुने का कोई वो नहीं है। इनको एक कानून का एक बना के एक देश भर में, और वो कोई मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है, पूरे देश भर में ये डीमेट के जरिए सुप्रीम कोर्ट से मोहर लगवा के एक कानून बना के ये डोनेशन के तहत कॉलेज में भर्ती की जा रही है। अब इनको आप असली कहेंगे नकली कहेंगे, ये सवाल में अक्षय मीणा जी की तरफ छोड़ता हूँ। दूसरी बात जो सीबीआई जांच की वो सबकी बात कर रहे हैं, 2-3 साल तो अभी लगा दिए, 2-3 साल और एसटीएफ लगाएगा और सीबीआई के पास ये मामला जाएगा तो 5 साल और घिसटेगा और इस मामले में कोई न्याय नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा और टांगते रहो, जांच की बात करते रहो और लिंगरान करते रहो। ये राजनीति के मसौदे चलते रहेंगे, तारीख पर तारीख का मामला होता रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये एसटीएफ भी अभी 2.5 साल तक इस मामले को खींचेगी। मैं आपसे ही कह रहा हूँ। जी विनोद जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, बिल्कुल ये मामला, बिल्कुल मैं राजेश जी की बात से सहमत हूँ और इसमें जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए ताकि न्याय व्यवस्था पे भी हमारा भरोसा बढ़े और सरकार की छवि कैसे उजली हो ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री। लेकिन राजेश जी, और हमने तीनों अतिथियों को बता दें, राजेश जी आप ये कलयुग है, त्रेता था धर्म प्रधान युग, द्वापर था कर्म प्रधान युग, ये अर्थ प्रधान युग है। आप पैसे डोनेशन के माध्यम से कहीं न कहीं हिंदुस्तान में मेडिकल कॉलेज होंगे ही जो डोनेशन के माध्यम से उनमें एडमिशन होगा ही, अब वो असली हो या नकली हो ये बात की बात है। जी, तो ये अर्थ प्रधान युग है, इसमें ही चलता रहेगा। तो हमारे चर्चा में आपने राजेश जी आपने अपनी टिप्पणी की, दर्शकों ने सवाल किए, आपने उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राघवेंद्र जी आपने भी जो उत्तर दिया बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने व्यापम के सच को जानने का प्रयास किया, न सत्ता पक्ष की दलील और न ही विपक्ष के आरोप, केवल और केवल निष्पक्ष टिप्पणी। क्या है व्यापम घोटाला, क्यों और कैसे हो रही है व्यापम से जुड़े आरोपियों की मौत, क्या उनकी मौत महज एक संयोग है, और अगर संयोग है तो विपक्ष का मौत पर राजनीति करना कितना उचित है। मगर यहां सवाल यह भी उठता है कि आखिर व्यापम से जुड़े लोगों की ही क्यों हो रही है मौत। बहरहाल होने वाली मौतों की हकीकत क्या है यह तो वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ नैसर्गिक न्याय की बात उन होनहार छात्रों के लिए उठती है जो योग्य थे, जिनका हक था, मगर व्यापम में व्याप्त भ्रष्टाचार ने उनका भविष्य चौपट कर दिया। काश विपक्ष उन होनहार छात्रों को चिन्हित करने का प्रयास करता, शायद किसी एक को तो उसका हक मिलता। ऐसे में उनके लिए कहना यही होगा कि न पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है, तू सितम कर ले तेरी हसरत जहां तक है, वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें तो देखना है तू बेवफा कहां तक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नए मुद्दों के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। This program is sponsored by CXCT, co-sponsored by ISEC University and LNCT Group. LNCT Group of Colleges, largest educational group in Central India, having presence in Bhopal, Bilaspur, Indore, Jabalpur, Gwalior. Courses offered. For admission, प्लीज कॉन्टैक्ट। आस्था और आध्यात्म की नगरी उज्जैनी 12 साल लंबी प्रतीक्षा के बाद फिर बनने जा रही है सिंहस्थ की साक्षी। विश्व में आस्था का सबसे बड़ा समागम सिंहस्थ महाकुंभ। कुंभ जहां केवल आचमन से ही मनुष्य अमृत ऊर्जा से सराबोर हो जाता है और स्नान के साथ पवित्र शिप्रा की हर एक डुबकी पुण्य फल देने वाली होती है। आस्था के इस उत्सव में
देश विदेश से 5 करोड़ से भी अधिक धर्मावलंबियों की आमद की उम्मीद है। इन करोड़ों श्रद्धालुओं की अगुवाई के लिए दिनों रात तैयार हो रहा है उज्जैन। सिंहस्थ की पदचाप महाकाल की इस नगरी में हर तरफ सुनाई ही नहीं, दिखाई भी देती है। सिंहस्थ क्षेत्र में बनाए जा रहे 100 से भी अधिक इन अस्थायी मार्गों में देखिए, सिंहस्थ को